हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि रहेंगे आपके हर एक टीचिंग के लिए इंपॉर्टेंट। तो डिस्कस करते हैं। वेरी फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, आर वैल्यूज आर इंटरनलाइज विद इन द इड, ईगो, सुपर ईगो या सिचुएशन। राइट आंसर इज सुपर ईगो। अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी के 3 एस्पेक्ट के बारे में बात कही है, जो कि इड है, जो वर्क करता है आपके प्लेजर प्रिंसिपल पर। अगर हम बात करते हैं ईगो की, इट वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल पर, ये रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट सुपर ईगो की, तो इट वर्क्स ऑन मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज़ पर ये बात करता है, मॉरलिटी पे बात करता है, मॉरल प्रिंसिपल पर ये बात करता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा सुपर ईगो होगा। नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट असेंशियल दैट चिल्ड्रन विद हाई इंटेलिजेंस क्वोशेंट विल बी हायर इन क्रिएटिविटी, स्टडीज़, एनालाइजिंग, गेटिंग गुड मार्क्स। कि ये ज़रूरी नहीं है कि हाई आईक्यू के लिए इनमें से क्या ज़रूरी नहीं है। क्रिएटिविटी हो सकती है, स्टडीज़, एनालाइजिंग। तो जो आईक्यू होता है, हाई आईक्यू स्टडीज़ के लिए होता है, एनालाइजिंग के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी होता है, बट क्रिएटिविटी के लिए मैंडेटरी नहीं होता है आपका हाई आईक्यू। तो ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन चिल्ड्रन लर्न्स अ कॉन्सेप्ट एंड यूज इट, प्रैक्टिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एरर्स कमिटेड। दिस आइडिया वॉज गिवन बाय, कि जब बच्चे सीखते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को ग्रैब करते हैं, सीखते हैं, तो वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जितने ज़्यादा प्रयास करेंगे उतने जो है गलतियों के होने की संभावना कम होती है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड किसका है? तो राइट आंसर इज E.L. थॉर्नडाइक गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस, कि लर्नर्स तब तक नहीं सीखते हैं। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो फर्स्ट है दे आर टॉट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, दे नो दैट द मटेरियल बीइंग टॉट विल बी टेस्टेड इन द नियर फ्यूचर, कि जो वो सीख रहे हैं फ्यूचर में उसका टेस्ट किया जाएगा, इसलिए उनको पढ़ना है। या दे आर प्रिपेयर टू लर्न, दे आर आस्क्ड अबाउट देयर लर्निंग इन स्कूल्स बाय देयर पेरेंट्स एट होम ऑन डेली बेसिस, कि जो वो लर्न कर रहे हैं इसलिए उन्हें सीखना है, क्योंकि उसका जो है पेरेंट्स उनसे घर पे आके पूछेंगे या फिर स्कूल में टेस्ट होगा, इसलिए बच्चे सीखते हैं। तो जो लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस, बच्चे तब तक नहीं सीख सकते जब तक वो प्रिपेयर नहीं होंगे लर्निंग के लिए। तो ये थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस भी कहता है कि जब तक हम प्रिपेयर नहीं होते हैं सीखने के लिए, तब तक हम लर्न कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो रेडी होना, प्रिपेयर होना फॉर लर्निंग इज़ मैंडेटरी। हमें हर एस्पेक्ट में, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशली, इमोशनली, हर एक एस्पेक्ट में हमें प्रिपेयर होना चाहिए लर्निंग के लिए, तभी हम एक वेल मैनर में लर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ सेफ्टी नीड्स आर नॉट मेट वन कैन नॉट मूव टू, ये मैस्लो का कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि जब तक आपकी सेफ्टी नीड कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप नेक्स्ट स्टेप में मूव नहीं करोगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप है सेफ्टी नीड का, वो आता है आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस। ये फिजियोलॉजिकल नीड आपका फर्स्ट लेवल होता है, सेकेंड आपका सेफ्टी लेवल होता है, थर्ड आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस है, फोर्थ आपका एस्टीम लेवल रहता है, और जो फिफ्थ नीड है आपके ह्यूमन बीइंग की जो नीड होती है वो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रहता है। तो ये आपके मैस्लो का जो हायरार्की नीड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट नीड, सेकंड नीड, थर्ड नीड, फोर्थ नीड एंड फिफ्थ नीड कौन सी है? तो एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास इंटरेस्ट हैज़ अ रिलेशनशिप विद, इंटरेस्ट का रिलेशनशिप आपके एबिलिटी, अटेंशन, ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियस ही बात है इंटरेस्ट का रिलेशन आपके एबिलिटी एंड अटेंशन दोनों से रहता है। नेक्स्ट है द लॉज ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, लॉज ऑफ लर्निंग आपके थॉर्नडाइक ने दिए हैं। तो राइट आंसर इज E.L. थॉर्नडाइक, जो कि बात करते हैं 3 प्राइमरी लेवल की बात करते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है खुद में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 प्राइमरी लॉ की ये बात करते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ प्रैक्टिस। ये 7-8 सेकेंडरी आपके लॉज होते हैं लर्निंग के, जो एसेंशियल होता है। कोई भी, चाहे हम एनिमल्स की बात करते हैं, चाहे फिर हम स्टूडेंट की बात करते हैं, हर लर्नर के लिए ये जो लॉज होते हैं लर्निंग के बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन चिल्ड्रन लर्न अ कॉन्सेप्ट, आई थिंक ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर इन लर्निंग। अगेन वही जो डिस्कस कर लिया है। तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया है? ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग किसने दिया है? तो ये कॉन्सेप्ट आपके E.L. थॉर्नडाइक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोजाइगोटिक इज टू डैश एंड डाइजाइगोटिक इज टू डैश ट्विंस। तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम क्या कहते हैं?
मोनोजाइगोटिक जो ट्विन्स होते हैं इनको हम आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं और डाइजाइगोटिक ट्विन्स को हम फ्रेटर्नल ट्विन्स कहते हैं। अगर हम बात करते हैं मोनोजाइगोटिक की तो ये ऐसे ट्विन्स होते हैं जो एक ही जाइगोट से जिनकी फॉर्मेशन होती है, मतलब एक ही स्पर्म सेल्स एक ही ओवम को फर्टिलाइज करता है, एक ही बार फर्टिलाइजेशन होती है जिससे एक ही बार जो है जाइगोट बनता है और इसी जाइगोट से जो है हम बात करते हैं 2 बेबीज़ में ये जाइगोट सिंगल जाइगोट स्प्लिट होता है और फॉर्मेशन होती है आपके मोनोजाइगोटिक ट्विन्स की, जिनको हम आइडेंटिकल ट्विन्स बोलते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बेबी फॉर्मेशन हो रही है या तो वो दोनों बॉयज़ ही पैदा होंगे या फिर आपके दोनों गर्ल्स ही पैदा होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली जो होती है सिमिलर रहती है ऐसे बेबीज़ में। अगर हम बात करें फ्रेटर्नल ट्विन्स की, डाइजाइगोटिक की बात करें तो डाई मीन्स 2, तो ऐसे बेबीज़ जो 2 जाइगोट से फॉर्म होते हैं जहाँ पे 2 स्पर्म सेल्स 2 ओवा को फर्टिलाइज करते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर 2 टाइम फर्टिलाइजेशन होती है, 2 या 2 से ज़्यादा बार फर्टिलाइजेशन होती है। इस तरह से 2 अलग अलग जाइगोट से 2 अलग अलग बेबीज़ बनते हैं और उनको नाम देते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स। तो नेक्स्ट है आपके पास द डैश कॉम्प्लेक्स इज़ टू गर्ल्स एज द डैश कॉम्प्लेक्स इज़ टू द बॉयज़। तो अगर हम बात करें तो जो गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं, गर्ल्स के लिए आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है एंड फॉर द बॉयज़ इज़ ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ग्रीक में एक स्टोरी है इस तरह से कि देखो ये फैलिक स्टेज में डेवलप होता है जब बच्चा 3 to 6 एज में होता है। सिगमंड फ्रूड का ये कॉन्सेप्ट है कि जब बच्चा 3 से 6 साल का होता है, फैलिक स्टेज में होता है, तो उस समय जो गर्ल चाइल्ड होती है, अगर लड़की है तो लड़की का जो अट्रैक्शन होता है, गर्ल का अट्रैक्शन उसका फादर के प्रति होता है। देखना, अगर हम जनरली भी बात करते हैं तो ये ऐसा रहता है, जो गर्ल चाइल्ड है उसका कनेक्शन अपने फादर से ज़्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं ऑडिपस यहाँ पर जो होता है बॉय होता है जिसका कनेक्शन जो होता है अपनी मदर से होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये फैलिक स्टेज में रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे याद रखना। इलेक्ट्रा इज़ फॉर द गर्ल्स, तो गर्ल का अट्रैक्शन अपने फादर के प्रति, एंड ऑडिपस क्या है, बॉय है जिसका अट्रैक्शन अपने जो है मदर के साथ रहता है। तो ये आपके फैलिक स्टेज का कॉन्सेप्ट है 6 ईयर का। जब बच्चा मतलब 3 to 6 ईयर रहता है तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रा एंड ऑडिपस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच आर 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे। अगर हम बात करते हैं जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे ने दी है 4 स्टेजेस। इनको आपने अरेंज करना है कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं। अगर हम बात करते हैं जीन पियाजे की, तो सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि रहती है बर्थ टू 2 ईयर। फिर हम आती है आपके पास प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि रहती है आपके 2 to 6 ईयर। नेक्स्ट आती है कॉन्क्रीट स्टेज, जो कि आपका 6 to 11 ईयर या 12 ईयर रहता है। फिर आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है, जो कि रहते हैं आपके 11+। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, फोर्थ। तो ये आपका सही जो सीरीज़ रहेगी ACD रहेगी, तो ये EADC नहीं होना चाहिए। सेंसरी मोटर स्टेज पहले आती है, प्री ऑपरेशनल, देन कॉन्क्रीट, देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये रहेगा ACD एंड E। तो ये आपका सही जो है सीरीज रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास ओबीडियंस एंड पनिशमेंट कम्स अंडर विच स्टेट एंड लेवल ऑफ कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी रिस्पेक्टिवली। अगर हम बात करते हैं कोहलबर्ग के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कोहलबर्ग ने दिया है आपके पास मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये जो ओबीडियंस और पनिशमेंट आता है, ये कौन से स्टेज में आता है और कौन से लेवल में आता है। स्टेज पहले दिया है, तो ये आपके स्टेज 1 में आता है। और लेवल की बात करें तो लेवल आपका प्री कन्वेंशनल लेवल आता है। अगर हम बात करते हैं कोहलबर्ग की, तो कोहलबर्ग ने दिए हैं 3 लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, एंड ईच लेवल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। तो सबसे पहली लेवल की ये फर्स्ट स्टेज है, जो कि आपके ओबीडियंस एंड पनिशमेंट पर जो है डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द स्टेजेस गिवन बाय बेंड्यूरा। तो एल्बर्ट बेंड्यूरा ने आपके कॉग्निटिव स्टेजेस दी है, किस तरह से हम स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच अपने कॉग्निशन का इस्तेमाल करते हुए बैलेंस बैठाते हैं। तो बेंड्यूरा का रहता है आपका अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, कि सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, अटेंशन प्रोवाइड करते हैं। कोई चीज़ को हमने सीखना है, अगर हम बात करते हैं बेंड्यूरा की, तो बेंड्यूरा ने आपके सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है कि हम सोसाइटी से ऑब्जर्व करके सीखते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हमारी होती है, और उस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को करने के लिए सबसे पहले हम अटेंशन प्रोवाइड करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका ध्यान होता है। जब तक हम अटेंशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक हम लर्न नहीं कर सकते हैं। कुछ भी देखो, हमें ऑब्जर्व करके सीखना है, तो ऑब्जर्वेशन के लिए हमें अटेंशन प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो सबसे पहले हम अटेंशन देंगे, फिर उसको रिटेन करेंगे, माइंड में रिटेन करेंगे। रिटेन करने के बाद उसका प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है, प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी होता है, और प्रोडक्शन के बाद मोटिवेशन का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपके लर्निंग को एनहांस करता है। तो राइट जो आपका अरेंजमेंट है आपके बेंड्यूरा के स्टेजेस की, वो रहता है अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट प्रपोज द लर्निंग थ्योरी। इनमें से लर्निंग की थ्योरी जो है किसने नहीं दी है? थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर, बीएस ब्लूम। तो बीएस ब्लूम ने आपकी लर्निंग की थ्योरी नहीं दी है। थॉर्नडाइक की बात करें तो इनका ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। कोहलर की बात करें तो इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी है, जिसमें कि ये आपके चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, आहा एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। फिर स्किनर की बात करें तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग देते हैं। तो ये लर्निंग की जो थ्योरीज है आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नॉन एज थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो लर्निंग की थ्योरी में हमने रीइंफोर्समेंट कहाँ किया था? तो रीइंफोर्समेंट की जो थ्योरी है वो आपके स्किनर की थ्योरी है, और स्किनर की जो थ्योरी का नाम है वो रहता है आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपके इवान पेवलव की है, जो कि कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं, वैसे जो है हम लर्निंग करते हैं। नेक्स्ट आपके पास थ्योरी ऑफ इंसाइट है। इंसाइटफुल जो थ्योरी है वो आपके कोहलर की है, जहाँ पर चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हम अपने कॉग्निशन का इस्तेमाल करके जो है सूझ का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी की बात करें तो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, जहाँ पर हम अपने प्रयासों से, हम अपने गलतियों से सीखते हैं, और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच बॉन्ड बनता है, इसकी वजह से हमारी लर्निंग होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो था थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये राइट आंसर जो होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी होगा, जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, चूहे को रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, और उस रिइंफोर्समेंट जो है से जो चूहा होता है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है, लर्निंग करता है। ठीक है, तो ये लर्निंग की थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कंक्लूजन चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवीज may be derived on the basis of the work done by which of the following psychologists। कि बच्चे मूवी को, जो मूवी में दिखाया जाता है हिंसक व्यवहार को भी सीख सकते हैं, कुछ भी मूवीज़ में दिखा रहे हैं तो उस व्यवहार को बच्चे सीख सकते हैं। तो किस मनोवैज्ञानिक मतलब किसने जो है ये कॉन्सेप्ट दिया है? तो ये आपके जीन पियाजे, अल्बर्ट बेंड्यूरा, जेबी वॉटसन या थॉर्नडाइक, किसका कॉन्सेप्ट है? तो ये जो राइट आंसर है वो आपका अल्बर्ट बेंड्यूरा होगा। अल्बर्ट बेंड्यूरा ने आपके सोशल लर्निंग थ्योरी दी है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी दी है, कि हम ऑब्जर्व करके भी सोसाइटी में सीखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके जो है अल्बर्ट बेंड्यूरा का है, जो कि आपके सोशल लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, द सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड एडलर, अल्फ्रेड बिने, डेविड हल या गिलफर्ड। तो बात करते हैं इंटेलिजेंस का जो जी फैक्टर है, सिंगल फैक्टर है, इसकी बात करते हैं आपके अल्फ्रेड बिने। तो अल्फ्रेड बिने ने ही सबसे पहले 1905 में इंटेलिजेंस टेस्ट भी कंडक्ट करवाए थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जी फैक्टर की बात करते हैं आपके इंटेलिजेंस की, तो ये अल्फ्रेड बिने हैं जो कि सिर्फ जी फैक्टर की बात करते हैं। अगर अब क्वेश्चन ये आता है कि टू फैक्टर की बात कौन करते हैं, तो जी फैक्टर और एस फैक्टर दो फैक्टर है इंटेलिजेंस के, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। तो जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात करें तो ये दो फैक्टर चार्ल्स स्पीयरमैन बात करते हैं इंटेलिजेंस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके ये हमने डिस्कस कर लिया है कि मोनोजाइगोटिक को हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, डाइजाइगोटिक को हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। इंटेलिजेंस इज बोथ ईगोसेंट्रिक एंड इंट्यूटिव। ये कौन बात करते हैं कि इंटेलिजेंस जो होती है आपके ईगोसेंट्रिक या इंट्यूटिव कहाँ पर आती है? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये किस स्टेज में आती है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। देखिए यहाँ पर ऐसे मेंशन नहीं दिया है कि आपके जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये किस स्टेज में है, ये आपको खुद अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि हमें पता है जितनी भी स्टेजेस दिए हैं ये आपके दी है जीन पियाजे ने। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि इंटेलिजेंस इज बोथ ईगोसेंट्रिक एंड इंट्यूटिव। यहाँ पे जो इंटेलिजेंस होती है वो ईगोसेंट्रिक होती है, अपना ही सेंटर पॉइंट होता है, दूसरों का व्यू हम मैटर नहीं करते हैं। किस स्टेज में ऐसा होता है? ये आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। अगर हम बात करें इमेजिनेशन की, मेमोरी की, लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर क्रिटिकल फेज़ होता है, क्रिटिकल स्टेज है ये लैंग्वेज डेवलपमेंट की, कि जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है तो उस समय बच्चा बहुत ही ज़्यादा जो है भाषा का विकास होता है। तो ये जीन पियाजे ने कहा है किस अवस्था में
प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनोगतिकीय सिद्धांत के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ साइको डायनेमिक थ्योरी या फिर साइको एनालिटिक थ्योरी के जो जनक है वो कौन है? क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। मनोविश्लेषणवाद के जनक किसको कहा जाता है, या साइको डायनेमिक थ्योरी के जनक किसको कहा जाता है? साइको डायनेमिक कहो या फिर साइको एनालिसिस कहो। साइको एनालिसिस इसका मतलब है कि मन का हमने विश्लेषण करना है। तो मन का विश्लेषण कौन करते हैं? आपके सिगमंड फ्रॉइड करते हैं। इन्होंने मन के 3 अवस्थाओं के बारे में बात कही है कि मन जो है कॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये कॉन्सेप्ट भी खुद में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पनिशमेंट इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट वीकन्स अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स, डिजायरेबल रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स या नेगेटिव रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली बात है, पनिशमेंट इफेक्टिव तभी होगी अगर हमारा अनडिजायरेबल जो रिस्पॉन्स है वो कम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास, शिफ्टिंग फ्रॉम राइट हैंड ड्राइविंग इन यूएसए टू अ लेफ्ट हैंड ड्राइविंग इज इलस्ट्रेशन ऑफ, कि आप जो है ड्राइव करते हैं, जैसे इंडिया में स्टीयरिंग जो होता है आपके राइट हैंड साइड होता है, दूसरी कंट्री में आपके लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, ये किस तरह की ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है? ये देखो, इसमें क्या होता है, एक सिचुएशन की जो लर्निंग होती है दूसरी सिचुएशन में हमें बाधा उत्पन्न कर रही है, हिंडर पैदा कर रही है। तो ये किस तरह की ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है? ये नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो एक सिचुएशन में आपने सीखा हुआ ज्ञान है वो दूसरे में बाधा उत्पन्न कर रहा है, डिफ़िकल्टी आ रही है दूसरी सिचुएशन में है। देखो, लेवल ऑफ जो वर्क है वो सेम है, क्योंकि करनी तो ड्राइविंग यहाँ भी करनी है वहाँ भी करनी है, लेकिन यहाँ वाला जो ड्राइविंग का तरीका है वो वहाँ वाले तरीके से थोड़ा अलग है। इसलिए सेम सिचुएशन है लेकिन ये बाधा उत्पन्न कर रहा है दूसरी सिचुएशन में, इसलिए इसको हम कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अगर हम बात करें पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की, ये इस तरह की ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है जहाँ पर आपकी जो लर्निंग होती है वो शिफ्ट होती है कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान आपकी दूसरी स्थिति में फैसिलिटेट होता है, बाधा उत्पन्न नहीं होती है इसकी वजह से, जबकि फैसिलिटेट होती है। जैसे हम साइकिल सीखते हैं, दूसरी बार हम जो है बाइक सीखते हैं, तो ये जो साइकिल में सीखा हुआ ज्ञान है इसका इस्तेमाल करते हैं हम बाइक को सीखने में। तो ये इस तरह की जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है ये होती है आपकी पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। यहाँ पे जो आपकी सीखा हुआ ज्ञान है एक सिचुएशन में, ये दूसरी सिचुएशन में ना तो बाधा उत्पन्न करेगा ना ही फैसिलिटेट करेगी लर्निंग। तो जैसे हम खाना बना रहे हैं और दूसरी बात जो है हम ड्राइविंग करने चले जाते हैं, तो ये जो खाना बनाने वाला ज्ञान है ये आपकी ड्राइविंग में कहीं हेल्प नहीं करेगा, ना ही बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरह की जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है ये न्यूट्रल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, या फिर हम इसको ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर था वो आपका फर्स्ट था, दैट इज़ नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। देखिए, यहाँ पर जस्ट हम एक क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जितने भी ऑप्शंस में जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो मैं सभी आपके सामने जो है डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हम कह सकते हैं कि एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। जीन पियाजे के अनुसार लर्निंग के लिए क्या मैंडेटरी है? ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट, बिल्कुल नहीं है, ये तो आपके बेंड्यूरा का कॉन्सेप्ट है कि हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करे वो एनवायरनमेंट में, क्योंकि बच्चा जब एक्टिवली आपके पार्टिसिपेट करता है किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी एक्टिविटी में, तो बच्चा नॉलेज का कंस्ट्रक्ट स्वयं करता है। रिइंफोर्समेंट नहीं आएगा, क्योंकि रिइंफोर्समेंट वाला कॉन्सेप्ट आपके स्किनर का है। स्किनर ने कहा है कि बच्चे को अगर रिइंफोर्समेंट देंगे तो बच्चा अपनी लर्निंग जो है स्ट्रेंथन करता है। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द लर्नर्स। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा एक कारक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? रीइंफोर्समेंट, लैंग्वेज, इमिटेशन या फिर एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ड। तो इसका राइट आंसर जो होगा एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ड। जब वो स्वयं एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा अपने एनवायरनमेंट में तो उसकी वजह से उसकी जो लर्निंग होती है वो स्ट्रेंथन होती है। रीइंफोर्समेंट अगेन स्किनर का कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं लेव वाइगोर्स्की। इमिटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इमिटेशन की बात करें तो अगेन आपका जो है एल्बर्ट बेंड्यूरा का कॉन्सेप्ट है कि हम इमिटेट करके सीखते हैं, दूसरों के व्यवहार से सीखते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। लेकिन जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जब हम अपने एनवायरनमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो वैसे हमारी लर्निंग संभव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु गेव साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की हम यहाँ बात करते हैं जो कि आपके एरिक एरिक्सन ने दी है। यहाँ पर साइको सोशल थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पूरे
जो स्टेजेस है पूरे लाइफ को हम 8 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम जो है 8 स्टेजेस में पूरी लाइफ को डिवाइड करते हैं, इसलिए इसको साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये एरिक एरिक्सन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज इज गिवन बाय वाइगॉट्स्की, एरिक एरिक्सन, यूरे या कर्ट लेविन। तो ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट वाली जो स्टेज है अगेन आपके एरिक एरिक्सन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनसाइटफुल लर्निंग इज गिवन बाय होम, कोहलर, गार्डनर, हल या टॉलमैन। बात करें कोहलर ने ये जो है एक्सपेरिमेंट दिया है, इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी दी है कि हम अपने सूझ की हेल्प से सीखते हैं, अपनी इनसाइट की हेल्प से सीखते हैं। इसलिए इसको जो होता है इस एक्सपेरिमेंट को हम आहा एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि स्वयं हम यहाँ पर अपनी सूझ की हेल्प से समस्या का समाधान करते हैं। तो ये कोहलर का कॉन्सेप्ट है। कोहलर आपके गेस्टॉल्टवादी है, गेस्टॉल्टिज्म स्कूल ऑफ थॉट से ये रिलेटेड है, जो कि बात करते हैं कि सिचुएशन को एज अ होल परसीव करो, तभी आप समस्या को सुलझा सकते हैं, समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हाउ डिड पियाजे डिस्क्राइब चिल्ड्रन। पियाजे जो जीन पियाजे है वो बच्चे को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, लिटिल एडवेंचर्स, लिटिल एक्सप्लोरर, लिटिल फिलोसफर्स या लिटिल साइंटिस्ट। तो इन्होंने जो है बच्चों को नाम दिया है नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं जीन पियाजे बच्चों को। तो इसका राइट आंसर होगा डी, लिटिल साइंटिस्ट या फिर स्मॉल साइंटिस्ट। नेक्स्ट है पियाजेस थ्योरी फोकस ऑन चिल्ड्रन डेवलपिंग व्हाट, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, कॉग्निटिव स्कीमा या थ्योरी ऑफ माइंड। अगर हम बात करें जीन पियाजे की थ्योरी की बात करें तो ये फोकस करते हैं बच्चों के कॉग्निटिव स्कीमा पर, कि बच्चे अपने स्कीमा का निर्माण कैसे करते हैं, किस तरह से अपने मेंटल प्रोसेस करते हैं, बच्चे कॉन्सेप्ट को कैसे सीखते हैं। तो ये कॉग्निटिव स्कीमा इसका जो है राइट आंसर होगा। जहाँ पे भी आपको वर्ड आ रहे हैं स्कीमा, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, ऐसे वर्ड्स जहाँ पर भी आ रहे हैं तो ये रिलेटेड है आपके पियाजे की थ्योरी से। ठीक है, ये पियाजे की थ्योरी, वाइगॉट्स्की, कोहलबर्ग और लर्निंग की जो थ्योरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज मानी जाती हैं, आपके हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच इज़ गिवन बाय। ये जो प्राइवेट स्पीच है, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तो बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, वाइगॉट्स्की, फ्रूड, चॉम्स्की या कोहलबर्ग। तो ये वाइगॉट्स्की का कॉन्सेप्ट है कि बच्चा जब 2 से 7 साल का होता है तो वो खुद के थॉट को डायरेक्ट करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए इस भाषा का इस्तेमाल करता है। ये ओपनली या मतलब बच्चा बाहर सोशल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं करता इस लैंग्वेज का, बल्कि वो बड़बड़ाता है, मन ही मन हम नहीं कह सकते हैं कि बच्चा जो है क्या करता है, बड़बड़ाता है, खुद ही क्या करता है, एक्सप्लेन करता है चीज़ों को। तो इसमें क्या होता है, अपने थॉट्स को वो जनरेट कर रहा है। तो बेसिकली इसकी वजह से जो आपके वाइगॉट्स्की है वो कहते हैं कि इसकी वजह से बच्चे का जो विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं दूसरी ओर जीन पियाजे इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं कि जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तो जिस स्पीच का वो इस्तेमाल करता है, जिस भाषा का वो इस्तेमाल करता है, जीन पियाजे उसको नाम देते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच का, कि वो ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है और उसका कोई रोल नहीं है बच्चे के कॉग्निटिव विकास में। लेकिन जो वाइगॉट्स्की है वो काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं इस प्राइवेट स्पीच को। तो ये क्वेश्चन खुद में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे और वाइगॉट्स्की का डिबेट है ये लैंग्वेज को लेकर, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास अ स्नेक लर्न्स टू डांस टू द ट्यून ऑफ फ्लूट, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज एप्लीकेबल इन दिस केस। कि जो स्नेक होता है वो फ्लूट, बांसुरी की जो धुन पे जो है नाच उठता है, तो ये किससे रिलेटेड है, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग से, रिवॉर्ड दिया जा रहा है उसको, पनिशमेंट दी जा रही है, थॉर्नडाइक की कनेक्शनिज्म थ्योरी से, स्टिमुलस या रिस्पॉन्स से, थॉर्नडाइक ने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दिया है, कर्ट लेविन की थ्योरी से, या फिर पैवलव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पैवलव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्योंकि देखो यहाँ पर उसको एसोसिएट किया जा रहा है। ठीक है, एसोसिएट जो है उसको बांसुरी से किया जा रहा है, कनेक्शनिज्म हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, इसलिए इस थ्योरी को हम जो है पैवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग से जोड़ेंगे। क्योंकि पैवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने देखा था कि हम आदत तभी डाल सकते हैं जब हम उसको एसोसिएट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा पैवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग होगा। नेक्स्ट है आपके पास विच थ्योरी वॉज गिवन बाय थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने इनमें से कौन सी थ्योरी दी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कनेक्शनिज्म थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी या गेस्टॉल्ट थ्योरी। तो राइट आंसर है आपके थॉर्नडाइक ने कनेक्शनिज्म थ्योरी दी है।
देखना, मैंने लर्निंग की थ्योरीज़ करवाई है। थ्योरीज़ को शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया है कि किस थ्योरी को हम कौन कौन से नाम से जानेंगे, बेसिकली कितने नाम हैं। क्योंकि क्वेश्चन देखो, हमें पता है कि थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर दिया है, लेकिन इसी ट्रायल और एरर थ्योरी को हम कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन बनता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच, बॉन्ड बनता है, कनेक्शन बनता है, इसलिए इस थ्योरी को हम कनेक्शनिज्म थ्योरी कहते हैं। अगर हम बात करें ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की, तो ये आपके स्किनर की थ्योरी है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी की बात करें तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी आपके स्किनर की ही थ्योरी है। गेस्टॉल्ट थ्योरी की बात करें तो आपके कोहलर की थ्योरी आ जाती है, इंसाइटफुल थ्योरी आ जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपके कनेक्शनिज्म थ्योरी होगा। नेक्स्ट इज इन लर्निंग थ्योरी द नेचुरली अकरिंग रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द, जो नेचुरली स्वाभाविक तरीके से हम रिस्पॉन्स करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, ये आपका ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो आपका नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। जैसे पेवलम ने एक्सपेरिमेंट किया था, कुत्ते पर, डॉग पर इनका एक्सपेरिमेंट था। डॉग जो है भूखा होता है, डॉग के सामने खाना प्रस्तुत किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है डॉग भूखा है और उस खाने को देखकर डॉग अपने सलाइवा को सीक्रेट करेगा, ये उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है। और इसी नेचुरल रिस्पॉन्स को इस थ्योरी में हम देखते हैं अनकंडीशन रिस्पॉन्स का नाम देते हैं, यूसीआर का रिस्पॉन्स जो है नाम देते हैं। तो ये याद रखना है, यूसीएस क्या है? अनकंडीशन स्टिमुलस, जो कि आपका फूड होता है, जिसकी वजह से क्या स्टिमुलेट हो रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? आपका अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा है, जो आपकी कंडीशनिंग नहीं हुई है। ये आपका स्वाभाविक रिस्पॉन्स है, जिसको हम कहते हैं अनकंडीशन रिस्पॉन्स। इसका राइट आंसर होगा सी, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है आपके पास लर्निंग बाय कैथेक्सिस इज रिलेटेड टू थॉर्नडाइक, वॉटसन, कोहलर या टॉलमैन। ये आपके टॉलमैन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। टॉलमैन ने थ्योरी दी है आपके लेटेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ये जो कैथेक्सिस वाला कॉन्सेप्ट है आपका, ये आपके टॉलमैन की थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इन हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर थॉर्नडाइक हैज़ मोस्ट इन कॉमन विद। जो थॉर्नडाइक है ये किससे ज़्यादा जो है कॉमन है, किस थ्योरी से ज़्यादा कॉमन है? बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग से, टॉलमैन की लेटेंट लर्निंग से, कर्ट लेविन की जो फील्ड थ्योरी है उससे रिलेटेड है, या स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेटेड है? तो अगर हम बात करें स्किनर की थ्योरी की, अगर हम बात करें तो स्किनर की जो थ्योरी है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, दैट इज बेस्ड ऑन द थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक का जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इफेक्ट, जो कि बात करता है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की, तो उस पर आधारित है। तो इसलिए हम जो इसका आंसर लेके चलेंगे वो डी लेकर चलेंगे कि थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो मोस्टली मतलब कॉमन विद स्किनर की थ्योरी, क्योंकि स्किनर बात करते हैं रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की, जो कि आपके थॉर्नडाइक की थर्ड लॉ ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपके पास लेटेंट लर्निंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हल, पियाजे, टॉलमैन या स्किनर। अभी हमने डिस्कस किया जो लेटेंट लर्निंग है आपका कॉन्सेप्ट, ये आपके टॉलमैन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिजल्ट ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग का बेसिकली रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है, कंक्लूजन क्या है? स्टोरिंग न्यू नॉलेज इन द माइंड, एक्वायरिंग मोर इन्फॉर्मेशन, यूटिलिटी टू यूज ओल्ड एक्सपीरियंस या मॉडिफिकेशन एंड डेवलपमेंट। तो जो लर्निंग का आउटकम है दैट इज मॉडिफिकेशन एंड लर्निंग, मॉडिफिकेशन इन योर बिहेवियर। जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है बेसिकली उसी को हम सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लर्निंग का। नेक्स्ट है फॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हैव बीन गिवन अ ट्रायल? एक्सेलरेशन अप्रोच, एनरिचमेंट अप्रोच, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसीजर या स्पेशल एजुकेशन अप्रोच। कि अगर हमें अपनी क्रिएटिविटी को फोस्टर करना है तो इनमें से कौन सी अप्रोच बेस्ट है? तो बेस्ट अप्रोच आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोच है। देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में क्या होता है, आइडियाज़ की बरसात होती है। आइडियाज़ की बरसात मतलब कि ग्रुप में बच्चे बैठाए जाएंगे, ये बच्चा है, ये बच्चा है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हर बच्चे को देना होता है। यहाँ से आइडियाज़ आ रहा है, यहाँ से आइडिया आ रहे हैं, यहाँ से आइडिया आ रहे हैं, यहाँ से आइडिया आ रहे हैं, तो एक हम जो है कंक्लूजन तक पहुँच रहे हैं। तो आइडियाज़ की बरसात का होना जो है, हम उस मेथड ऑफ टीचिंग या उस मेथड ऑफ लर्निंग को हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोच, और इसकी वजह से हम अपनी क्रिएटिविटी को फोस्टर कर सकते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज सेशन। तो जितने भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये आपके हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस सेशन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।